अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। और मैं क्या देख रही हूँ कि 3 विकेट जो है वो जा चुकी हैं और इंग्लैंड जो है वो बखूबी कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरह से रन्स जो हैं पहले तो पाकिस्तान के हवाले से जो रन्स बने हैं पहले वो मुकम्मल हो जाएं और उसके बाद जो है वो जनाब इंग्लैंड जो है वो उसके ऊपर कितने रन्स की लीड लेता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अभी आज के दिन में ही फाइनल हो जाएंगी। और अगर हम देखते हैं तो जिस तरह से हमारे पाकिस्तान के बॉलर्स आज हमें नज़र आ रहे हैं कि वो खेल भी रहे हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इंग्लैंड के बॉलर्स पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कल ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, परसों भी। तो इस हवाले से बातचीत करते हैं। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट राय अजलान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मीरब, थैंक यू सो मच। अजलान, ये बताइएगा कि अगर हम देखें आज के दिन में, क्योंकि हमारे अगर हम कल की बात करते हैं, इंग्लैंड के बॉलर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, हमें डे 1 भी नज़र आए और डे 2 भी, लेकिन पाकिस्तान आज उतनी स्ट्रगल करते हुए नहीं नज़र आ रहा। इट इज़ बिकॉज अगर हम बात करें, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था, अब्दुल्ला शफीक ने भी कहा था कि बॉलर्स को एज मिलेगा। डू यू थिंक कि पिच अब ये डिमांड कर रहा है कि अब बॉलर्स को ज़रा उसका फ़ायदा हो रहा है, या वाकई में इंग्लैंड ने भी बुरी बॉलिंग की थी? देखें, इंग्लैंड के लिए ये पहला टेस्ट मैच था अपनी कंडीशन से बाहर इस सीज़न में कह लें। वो अब तक इंग्लिश समर में खेलते हुए आ रहे थे जहाँ पे मौसम डिफरेंट था। कहने को समर होती है बट वो कितनी को ज़्यादा समर होती है वो हमारे मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लाइक जितने पे हमारा एसी चलता है उतने पे वहाँ पे उनके मतलब बुरा हाल हो जाता है कि जी बहुत गर्मी हो गई है। दूसरा मुल्तान का मौसम कहने को अक्टूबर है, गर्मी है। हाँ। विकेट उस लिहाज से डिफरेंट है जिस तरह की विकेट पे ये बॉलिंग करते हुए आए हैं। ऑल्सो क्रिस वोक्स के अलावा अगर देखें इनका जो स्क्वाड आया है वो बहुत हद तक रिलेटिवली न्यू है, यंगर स्क्वाड है। इनके पास एंडरसन नहीं है, ब्रॉड जा चुके हैं। तो उसके बाद ये जो अब इंग्लैंड की टीम भी है ना वो भी ट्रांजिशनल फेज़ में है। उनकी बैटिंग को अगर देखा जाए वो भी, उनकी बॉलिंग को भी देखा जाए वो भी, तो वो एक ट्रांजिशनल फेज़ से गुजर रहे हैं। इस फेज़ के दौरान ऑब्वियसली जब उनको अपनी कंडीशन से मुख्तलिफ कुछ मिलता तो उस पर उन्हें स्ट्रगल करना था, वो हमें नज़र आया कि वो स्ट्रगल कर रहे थे। फिर वो जो बात की जा रही है कि जी विकेट जो है वो बहुत बुरी है, वो बहुत ज़्यादा बैटिंग साइड पर है, तो हाँ। यहाँ पर विकेटें इसी किस्म की ही होती हैं। रिसेंटली हमने थोड़े से तजर्बे किए जिसकी वजह से विकेटें थोड़ी अजीबो गरीब हो गई थी कि लाइक पिंडी की विकेट वॉज बिहेविंग डिफरेंट दैन व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम पिंडी की विकेट टू बिहेव। इसी तरह की विकेटों पे लास्ट टाइम आके ये हमें हरा के गए हैं, स्कोर करके गए हैं, तब इनको कोई एतराज़ नहीं था विकेट की कंडीशन के ऊपर। ऑब्वियसली वो बाद में आईसीसी ने डिक्लेयर किया था कि पिंडी की विकेट बहुत बुरी थी, बट इन्हीं विकेट्स पे वो हमें हरा के गए हैं। यही टॉस जीत के इनकी पहले बैटिंग आ जाती तो जो लोग एतराज़ कर रहे हैं वो शायद एतराज़ ना कर रहे होते। दूसरा, जहाँ तक बात है हमारे बॉलर्स की, तो उनको शायद थोड़ा सा अंदाज़ा था कि किस किस्म की सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे, एंड आई थिंक वो उसको उस हिसाब से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अगर स्ट्रगल की बात की जाए तो मुझे फील हो रहा है कि अबरार थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, उसको स्कोर भी लग रहा है। ठीक है, वो अटैकिंग ऑप्शन है, बीइंग अ रिस्ट स्पिनर, तो उस पर अटैक किया जाता है, उसको स्कोर भी लगता है, लेकिन उसको विकेट नहीं मिल पा रही है। एंड यही मसला उनके साथ बांग्लादेश वाले टेस्ट मैच में भी आ रहा था, और यही थोड़ी सी चीज़ हमने अभी वनडे कप में भी देखी कि उनकी लाइन लेंथ थोड़ी इतनी इंटरेस्टिंग या मज़ेदार नहीं थी कि जिसकी बुनियाद पे कहा जा सके यार ये भी विकेट टेकिंग ऑप्शन है। वही चीज़ हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। शाहीन एंड नसीम हैव बोल्ड वेल, नसीम हैव बोल्ड पर्टिकुलरली वेल। कल के दिन की बात करें, और आमिर जमाल भी बड़ा डिसेंट बॉलिंग कर रहा है। आज शाहीन को विकेट भी मिल गई है, सो इट्स अ गुड साइन कि उसको वो तीसरी न्यू बॉल का वेट नहीं करना पड़ा। सो अगर ओवरऑल देखा जाए तो अभी इट्स सेकेंड डे, बहुत जल्द होगा अब कहना कि जी मैच किस तरफ जा रहा है, बिकॉज दैट्स हाउ टेस्ट क्रिकेट नॉर्मली होती है कि आपको तीसरे चौथे दिन जाके समझ में आना शुरू होता है कि अच्छा किस तरफ बात जा रही है। बिकॉज हर सेशन, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट इज़ लाइक यू हैव टू स्टैक थिंग्स अप सेशन बाय सेशन, ओवर बाय ओवर, स्पेल बाय स्पेल। तो अभी कल का दिन हम डोमिनेट कर रहे थे, आज का दिन जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि इट्स इवन स्टीवन है, बिकॉज स्टिल उन्होंने स्कोर तो किया और बड़े हाई पेस पे किया, लेकिन हमारी जो कह लें कि हमने जिस तरीके से उनको कंटेन किया हुआ, दैट हैज़ बीन सो फार गुड। आज शाम के बाद कहा जा सकेगा कि जी मैच अब किस तरफ जाना शुरू हो गया, एंड आई बिलीव आज शाम तक अगर हम इनकी सारे आउट ना सही तो एक इनकी अगर टेल एक्सपोज करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो काफ़ी हद तक हमारे लिए बेहतर होगा। सो इट मीन्स कि अगर हम देखते हैं बांग्लादेश के खिलाफ जो हमारा मैच था वो किसी हद तक ज़्यादा मुश्किल था, और इंग्लैंड के खिलाफ हमें वो मुश्किलात पेश नहीं आ रही हैं। सो इट्स एक्चुअली नॉट बिकॉज ऑफ द विकेट और द पिच, इट्स बिकॉज के इंग्लैंड इज़ नॉट प्लेइंग दैट गुड, या शायद कह लें कि इंग्लैंड से ज़्यादा अच्छा बांग्लादेश खेला था पाकिस्तान के खिलाफ,
कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आई हैं। अच्छा अजलान, अगर हम बात करें अभी फ़िलहाल, क्योंकि नुमान हमारे स्पेशलिस्ट स्पिनर थे और आगे जाकर हमें ज़्यादा ज़रूरत महसूस होगी नुमान की, तो हमें क्यों अबरार को ही लाना पड़ा? मतलब अबरार हमें नज़र आ रहा था कि वो बांग्लादेश में भी स्ट्रगल कर रहे थे, बांग्लादेश सीरीज़ में भी स्ट्रगल कर रहे थे, और अबरार इवन चैम्पियंस कप जो 50 ओवर्स का था वहाँ पर भी उन्होंने कुछ खास कारकर्दगी नहीं दिखाई है। तो क्या हमें ऐसी मजबूरी थी कि हमने अगेन अबरार को शामिल किया है? प्रॉब्ली मुल्तान का हिस्टोरिकल फैक्टर होगा कि यहाँ पे रिस्ट स्पिनर्स कामयाब होते हैं, एंड इसी जगह पे अबरार का डेब्यू था जिस पर उन्होंने 11 आउट किए थे, एंड एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो इंग्लैंड के खिलाफ ही किए थे, तो वो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो फैक्टर होगा। अब अगर नुमान की या अबरार की बात की जाए तो एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि अबरार रेगुलरली खेलते हुए आ रहे हैं, जबकि नुमान हमें अपनी एज की वजह से हमें वनडे कप में भी नज़र नहीं आए इन एक्शन। ये हो सकता है। स्क्वाड में क्यों शामिल किया? आई थिंक पिंडी के लिए, बिकॉज पिंडी इज़ वेरी फिंगर स्पिनर के लिए ज़रूरी होता है वहाँ पे। दूसरा, यहाँ पे हिस्टोरिकली सब कॉन्टिनेंट के केस में ये होता है ना कि आप लेफ्ट आर्म स्पिनर के बगैर टेस्ट मैच नहीं खेलते। ठीक है, इनको नहीं खिलाया, बट ये एक ऑप्शन हमने रखी है कि जहाँ ज़रूरत होगी इनको खिलाया जा सकेगा। दूसरा ये था कि हमने जो चीज़ हमारे यहाँ एक मसला आ रहा था कि हमने आमिर जमाल एक फ़ास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर रखना है, सो वो भी एक फैक्टर था। उसको ना रखते तो एक हमारे पास फास्ट बॉलर की ऑप्शन कम हो जाती, और दूसरा हमारे पास एक बैटर की ऑप्शन कम हो जाती जो कि लेट ऑर्डर में करता है। वो फिर एक क्वेश्चन मार्क है कि उतनी लेट बैटिंग का आपको कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि उस पोजीशन पर आकर के कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली जाए। कल जिस तरह से सलमान अली आगा की इनिंग थी, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग थी। वो एक आर्टिकल भी है कि जी वो एक प्रेशर ऑब्जॉर्बर की बजाय उन्होंने एक प्रेशर ट्रांसमीटर का रोल प्ले किया। उन्होंने प्रेशर जो है वो इंग्लैंड की टीम के ऊपर डाल दिया विद हिज इनिंग्स। सो वो इस किस्म के कैरेक्टर्स टीम में इसलिए रखे जाते हैं लेट ऑर्डर के, वो वहाँ पे आगे जो सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। ये प्रॉब्ली मुझे लग रहा है कि इनसे वही रोल एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो लेट 90s में अजहर महमूद टेस्ट क्रिकेट में खेला करते थे, स्पेशली उनकी जो 2 इनिंग्स थी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 7-8 डाउन आकर उन्होंने जो सेंचुरियाँ की थी। सो उस किस्म का रोल इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, एंड देन ही कैन परफॉर्म विद द बॉल एज वेल। नहीं, बासित अली साहब ने भी कहा है कि बड़ी पुरानी क्रिकेट की याद दिला दी है कल इन्होंने। हमारे सारे बैट्समैन ऑलमोस्ट जो है वो बहुत अच्छी उन्होंने कल भी परसों भी कारकर्दगी दिखाई है, लेकिन अगर हम बात करें हमारे टॉप बैट्समैन जो कि हमेशा से एक प्रॉब्लम में नज़र आ रहे हैं, स्पेशली अगर मैं बाबर आजम की बात करती हूँ, वो स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं, बल्कि आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं, या कहेंगे कि वो स्कोर ही करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। रिजवान, जिनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई थी, रिजवान भी ऐसी पिच पर जहाँ पर सबके रन्स हो रहे हैं वहाँ पर वो कोई रन्स नहीं कर पाए, डक हो गया उन्हें। तो अभी ऐसी सिचुएशन में आमिर जमाल भी मतलब नहीं कर पाए, साइम अयूब भी कुछ नहीं कर पाए हैं। ये जो चार, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर प्लेयर आ रहा है तो हर प्लेयर ही सेंचुरी मारे आकर, लेकिन ये है कि एक होता है ना, आपकी होम कंडीशंस हैं, आपको वहाँ पर ज़्यादा समझ आ रहा होता है, पिच आपका साथ दे रही है, कंडीशंस आपका साथ दे रही हैं, तो आप थोड़ी बहुत गलतियाँ कम करते हैं। सो हाउ डू यू सी रिजवान, बाबर, साइम एंड आमिर जमाल? अच्छा, रिजवान का तो ये है ना कि वो मुश्किल कंडीशन में ज़्यादा अच्छा खेलता है, तो प्रॉब्ली कल वो थोड़ा कंप्लेसेंट हुआ था कि इजी सीन चल रहा है एंड इसमें वो आउट हो गया, बट प्रॉब्ली इट वाजंट हिज डे। आमिर जमाल के केस में तो उसके पास एक वो एज है ना कि चलो ठीक है, बैट से नहीं हो सका, आई विल डिलीवर विद द बॉल, और वो उन्होंने फील्डिंग में ही डिलीवर कर दिया। जोली पॉप का कल उन्होंने कैच ले लिया। साइम अयूब इज़ अगेन अ क्वेश्चन मार्क के, बिकॉज इट्स क्लियर कि टैलेंट है, वो चैनल नहीं हो पा रहा उस तरह से कि वो कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही। वो एक क्लासिक पाकिस्तानी एटीट्यूड नज़र आ रहा है कि वो मैवरिक है, वो किसी दिन चलेगा तो बहुत अजीबोगरीब किस्म का चलेगा कि ऑपोजिशन की तमाम बॉलिंग को तबाह बर्बाद कर देगा, और जब नहीं चलने पे आएगा तो वो वही होगा कि एक आधी प्यारी सी शॉट मारेगा और उसके बाद अजीबोगरीब तरीके से आउट हो जाएगा। हमारा बड़ा मसला ये आ रहा है कि हम पिछले काफ़ी अर्से से बहुत ज़्यादा हमारी क्रिकेट या बैटिंग लाइनअप जो थी वो बाबर डिपेंडेंट और बाबर के इर्द गिर्द थी। इंग्लैंड की इस इनिंग्स में और हमारी इनिंग्स में जो मेजर फैक्टर है या फ़र्क है, डिस्पाइट कि वो हमसे कहीं ज़्यादा तेज़ खेल रहे हैं, फैक्टर ये है कि उनका जो प्रीमियर बैटर है वो स्कोर कर रहा है हमारे, और पिछले काफ़ी अरसे से करता हुआ आ रहा है। हमारे प्रीमियर बैटर से स्कोर नहीं हो रहा और काफ़ी अरसे से नहीं होता हुआ आ रहा। आई एम प्रीटी श्योर कि 1-50 होने की देर है, उसके बाद बाबर का कॉन्फिडेंस उस तरह से बहाल हो जाएगा, बिकॉज स्कोर करने से और जीतने से ही आप में एक आदत आती है। तो वो ये नहीं कहा जा सकता कि क्रिकेट ख़त्म होगी एंड ऑल। यू कैन नेवर से नेवर अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट एंड अबाउट पाकिस्तान क्रिकेटर्स, वो कभी भी कम बैक कर सकते हैं। सो प्रीटी श्योर के अच्छा, बाबर का मसला ये है कि वो
हम कह रहे हैं कि आउट ऑफ फॉर्म है, लेकिन वो जब बैटिंग कर रहा था वो स्क्रैची नहीं लग रहा, वो ऐसे नहीं लग रहा कि वो हर गेंद पे बीट हो रहा है या बिल्कुल इसको बॉल समझ में नहीं आ रही। जो एक आध बॉल उसके बल्ले में आती है वो नज़र आता है कि वो बड़ा अच्छा खेल रहा है, लेकिन खुल उससे के नहीं खेल कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, बड़ा स्कोर नहीं हो पा रहा। हाँ। प्रॉब्लम उसने वो बहुत ज़्यादा जहन पे सवार कर लिया हुआ है। देन अगेन एक मसला ये भी है ना कि बाबर साइड पे जितनी चीज़ें चल रही हैं उसका असर है, उसकी कप्तानी को लेके जो कुछ एपिसोड चलते रहे उसका असर है, उसकी अपनी फॉर्म क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अब ये भी तो देखें ना कि टीम के साथ कोई कंसिस्टेंट बैक रूम उस तरह से, स्टाफ उस तरह से नहीं है। इस दौरान कितने हेड कोचेस चेंज हो गए, कितने बैटिंग कोचेस चेंज हो गए। सो एक टाइम लगता है कि आपकी एक रिलेशनशिप बनती है विद अ बैटिंग कोच और अ हेड कोच और अ कोच फॉर दैट मैटर, कि जिसके साथ आप फिर खुल के बात कर सको। जब बाबर को यही बाबर सर्टेनिटी, कैसे खुल के बात मैं करेंगे? वही कह रहा हूँ कि जिस जब तरह एक के सर्टेनिटी ही नहीं है कि जिस बंदे से मैं बात कर रहा हूँ वो कल को होगा इस रोल के ऊपर कि नहीं होगा, तो मैं सबसे क्या बड़ी खुल के बात बात ये करूँ? उनकी समझ ही नहीं आएगी ना। नहीं, इतनी समझ आ जाती है, इतनी यानी आपकी टेक्निकल लैंग्वेज की आपको समझ आ जाती है? नहीं, इतनी इनकी बोलचाल होती है कि रोज़मर्रा की बातचीत ये कर सकते हैं। कैमरा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है जिस पे आके फिर नहीं अक्सर बोला जाता। वैसे एक और भी चीज़ है कि जो गोरे कोचेस हैं या इवन के जितने भी लोग होते हैं वो इन चीज़ों को पॉइंट आउट करते भी नहीं हैं, उनको बस समझ आ जाता है, वो कुछ कीवर्ड्स को माइंड में रखते हैं, वो बात अंडरस्टैंड कर जाते हैं। ये हम लोगों का ज़रा थोड़ा सा आदत है देसी लोगों की कि हम मजाक उड़ाते हैं और प्रॉपरली किसी के वर्ड्स दूसरा ये है ना कि हेड कोचेस तो ऑब्वियसली वो जो आपकी टॉप पोजीशंस हैं लाइक योर बैटिंग कोच और हेड कोच, वो तो चलो हैं, फॉरनर्स हैं। अजहर महमूद का रोल वहाँ पे इसीलिए है कि ही इज़ एन असिस्टेंट कोच, सो ही हैज़ टू नॉट ओनली असिस्ट द कोच बट ही ऑल्सो हैज़ टू असिस्ट द प्लेयर्स। इसके अलावा टीम के बैकरूम में जो स्टाफ मौजूद है वो तर्जुमान का किरदार अदा कर सकते हैं। बट जैसा मैंने कहा कि इतनी बुरी नहीं है अंग्रेज़ी हमारे खिलाड़ियों की, उनको इतनी बात करनी और इतना सफ़र करने के बाद, इतना अर्सा ट्रैवल करने के बाद आपको इतनी अंग्रेज़ी आ जाती है कि आप अपनी बात समझा लो, उसकी बात समझ लो। हाँ, वो आर्टिकुलेट होना वो थोड़ा फ़र्क है, उसके लिए आपको थोड़ा काम करना पड़ता है। चलें जी, कोई नहीं, इंग्लिश से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो इनके रन्स जो हैं वो चाहिए, जो साफ बात है। अच्छा अजलान, अगर हम बात करें, क्योंकि एक तरफ जो है एक ऐसी पिच जहाँ पर अभी पाकिस्तान ने क्योंकि पहले टॉस जीता, बेसिकली इस मैच का बहुत ज़्यादा इन्हिसार जो है वो टॉस के ऊपर भी था। जो टीम पहले टॉस जीती उसके ज़्यादा चांसेस थे कि वो मैच विन कर सकती है, तो ये पाकिस्तान की गुड लक रही है। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो हम मुल्तान में कितने मैचेस हारे हैं, किस किस के साथ है, थोड़ा बैकग्राउंड में चाहूँगी कि आप ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताएं। बहुत एंटरटेनिंग होगा, मतलब एंटरटेनमेंट का एक पहलू होगा, बिकॉज पुराना एक वो सारा सिनेरियो याद करना कुछ और ही होता है। ऑन टॉप ऑफ माई हेड इस पर्टिकुलर स्टेडियम में, बिकॉज मुल्तान में 2 स्टेडियम हैं, इससे पहले कासिम बाग में खेला करते थे, यहाँ पे पोस्ट 21st सेंचुरी में यहाँ पे खेलना शुरू हुआ। इससे पहले 6 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं। पहला टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था, पाकिस्तान जीता था। दूसरा फिर बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था, वो वाला तारीखी टेस्ट मैच था कि जिसमें 1 विकेट से हम जीते थे। इंजमामुल्ला की वो जो पर्टिकुलर इनिंग थी जिसमें उन्होंने सोचना शुरू कर दिया था कि मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए अगर मैं इस तरह के बॉलर से आउट होने लग गया हूँ। अच्छा। देन उसके बाद वो वाला टेस्ट मैच था सहवाग वाला जिसमें उनकी ट्रिपल सेंचुरी थी। एंड सकलैन का पर्टिकुलरली करियर जो है आप समझ लें कि उस टेस्ट मैच से ख़त्म ही हो गया था, बिकॉज हमारी ओवरऑल बॉलिंग को इतनी अच्छी नहीं थी। कितने रन उनको पड़े थे? अच्छे खासे रन पड़े थे। लाइक उस ज़माने में भी चल रहा था ना कि अब सकलैन ने तीसरा निकाला है, तो वो मजाक में कहा जाता था ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौका, बिकॉज इस तरह से चौके लग रहे थे उनको। एंड उसके बाद वो फिर इंग्लैंड के खिलाफ हमारा वो मशहूर टेस्ट है जिसमें वो शुएब अख्तर का स्पेल है जिसमें वो स्टम्प्स उखड़ के बाहर जा रहे हैं। देन एक ड्रॉ टेस्ट मैच था विद वेस्ट इंडीज़ जिसमें ब्रायन लारा और ब्रावो की पार्टनरशिप थी, बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप थी। एंड देन अगेन इंग्लैंड के साथ वो भी हम खेले थे जिसमें, तो हम लोग यहाँ पे 3 जीते हुए हैं। 1 इंग्लैंड से जीते हुए हैं, 1 इंग्लैंड से हारे हुए हैं, इंडिया से हारे हुए हैं, और 1 मैच हमारा वेस्ट इंडीज़ का ड्रॉ हुआ है और 2 बांग्लादेश से जीते हुए हैं। सो बराबर का मामला है। क्या बात है, यानी ये है कि मतलब मैचेस हम जीते हुए हैं यहाँ पर, लेकिन इंग्लैंड जो है उसका एक रिकॉर्ड है कि वहाँ पर हम 1 मैच जो है वो हारे हैं और 1 जीते भी हैं। इंग्लैंड की क्रिकेट ना बड़ी हद तक हमारे जैसी ही है, उनमें भी कंसिस्टेंसी का एलिमेंट को बहुत ज़्यादा अरसा नहीं चलता। इन पे जब बुरा वक्त आता है, बहुत बुरा वक्त आता है। अब 2005 में जब हमने इंग्लैंड को इन्हीं ग्राउंड्स में हराया था, इंग्लैंड उस वक्त एशेज सीरीज़ जीत के आई हुई थी और बहुत प्रीमियम फॉर्म में थी, और जिस किस्म की वो एशेज सीरीज़ थी 2005 वाली, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्ट जो था वो उस सीरीज़ को देख के दोबारा शुरू हुआ था, बिकॉज वो इतनी ज़बरदस्त सीरीज़ थी।
सो इंग्लैंड के साथ वो वाला मामला है। वही इंग्लैंड की टीम है जो वो 2012 में, जिसको हमने यूएई में 100 वाला टारगेट भी अचीव नहीं करने दिया, और वो उससे पहले हिस्टोरिकली वो बड़ी डोमिनेंट फोर्स बन के आई थी, ऑस्ट्रेलिया को हरा के आई थी। सो इंग्लैंड के साथ भी वो वाला मामला है कि वो कभी बहुत अच्छी खेल रही होती है और कभी उसकी समझ नहीं आ रही होती कि यार कल तक तो बहुत अच्छा थे और अभी इनके साथ क्या हुआ। अब अभी हिस्टोरिकली देखें तो वाइट बॉल क्रिकेट में वो थोड़ा सा रिकवर वाली फेज़ में आ गए हैं, बट उनका जिस तरह का बुरा वर्ल्ड कप रहा है, डिफेंडिंग चैंपियंस थे लेकिन बहुत बुरा हाल था। T20 वर्ल्ड कप में डिफेंडिंग चैंपियंस थे लेकिन वो सेमीफाइनल तक तो आ गए, लेकिन वो जिस तरह से आए वो भी हमें पता है। तो उनका वहाँ पे भी रिकवरी फेज़ चल रहा है। तो इंग्लैंड की टीम इटसेल्फ ओवरऑल देखा जाए तो वो एक ट्रांजिशनल फेज़ से गुजर रही है। सो यस, वो चूँकि हिस्टोरिकली जीतते हुए आ रहे हैं तो उनके साथ वो फैक्टर है। हम लेटली को इतना ख़ास कुछ जीते नहीं हुए हैं, तो वो हमारी भी उम्मीदें जो है ना वो इसी किस्म की हैं कि यार पता नहीं क्या हो जाए। सो हार का नुकसान ये होता है कि वो दिमाग में ऐसी बैठ जाती है कि फिर हम बैठे रहते हैं कि अच्छा यार पता नहीं क्या हो जाए। वो कॉन्फिडेंस का एलिमेंट जो जीत से आप में आता है ना, वो ख़त्म होता जा रहा है। नो डाउट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट ये है कि मैं समझती हूँ कि इंग्लैंड की टीम फिर भी वो बहुत सारी चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। मतलब उनका एक अंदाज़ ऐसा है कि वो अपनी क्रिकेट पर पूरा फोकस रखते हैं। हम बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी ऐड कर देते हैं, हमारी प्लेयर्स के अंदर जो है वो ग्रुपिंग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर दूसरा ये है कि हम फिटनेस पर उनकी बहुत कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। किसी प्लेयर को अगर हमने रखना है तो उसको वो फिट नहीं भी है तो हम उसे कहेंगे कि तुम ये वाला जो हमारा टूर्नामेंट है ये गुजार दो। नहीं रखना तो वो ठीक भी होगा तो हम उसकी फिटनेस डिले कर देंगे। तो हमारे कुछ टेक्निकली और कुछ जो है ना वो बोर्ड के अंदर मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। आई गेस इंग्लैंड में वो मसाइल नहीं है जिसकी वजह से वो जल्दी बाउंस बैक कर जाते हैं। पाकिस्तान इतनी देर से स्ट्रगल इसलिए भी कर रहा है बिकॉज बोर्ड की तरफ से हमें कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। देखिए, तबीयत का एलिमेंट भी है। इंग्लैंड इटसेल्फ अगर देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड मैनेजमेंट इस तरह की चीज़ों को लेकर चलते हैं। शायद थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, शायद यही वो मैनेजेरियल स्किल्स थे कि वो वहाँ से उठ के आके इस पूरे खित्ते पे, इतना बड़ा खित्ता था उस पर हुकूमत करके, अगर आप नक्शे में देखें तो कहाँ छोटा सा इंग्लैंड उठ के आए और इस पूरे खित्ते पे उन्होंने हुकूमत कर ली, बिकॉज मैनेजेरियल स्किल्स उनके उस वक्त के लिहाज से बेहतर थे। सो वो जो उनका मैनेजेरियल स्किल है, एक उनमें जो एलिमेंट ऑफ कंसिस्टेंसी है, फिर जो प्रोसेस है उस पर वो बिलीव करते हैं, उस प्रोसेस के साथ वो बार बार छेड़खानी नहीं करते। मुझे नहीं मालूम कि इंग्लैंड का चेयरमैन कौन है इस वक्त, आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि हमें पता होगा कि चेयरमैन कौन है, चेयरमैन करता क्या है, बिकॉज इतने ज़्यादा हमारे यहाँ चेयरमैन इन्वॉल्व हो जाते हैं प्रोसेस के अंदर, सिस्टम के अंदर, कि वो हर चीज़ चेयरमैन हो रही होती है, रादर देन द प्रोसेस टेक्स द सेंटर स्टेज। तो वो वाला एलिमेंट है। वहाँ पर कोई प्लेयर रिटायर हो रहा है, उसकी रिप्लेसमेंट जो है बड़ा टाइमली तैयार होती है कि उसकी जगह वो प्रॉपरली उस वक्त ले ली जाए। जैसे मैंने अभी बात की कि ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उनके 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर्स के रिटायर हो जाने के बाद उनको समझ नहीं आ रही कि इसकी जगह किसने लेनी है। दे हैव ऑप्शंस फॉर दैट। मोइन अली के रिटायरमेंट के बाद उनको ये वाला मसला नहीं आ रहा अच्छा अब इसकी जगह किसने लेनी है। दे हैव ऑप्शंस फॉर दैट बिकॉज उनका काउंटी क्रिकेट या उनका डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग है और कई सालों से है, और जदीद तकाज़ों के साथ अपने आप को चेंज भी करता रहता है कि उनके पास वो बैकग्राउंड डाटा इतना मौजूद होता है कि उसकी बुनियाद पे हम डिसीजन ले सकते हैं। हमारे यहाँ हर 6 महीने बाद हम अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ही छेड़छाड़ कर रहे होते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती कि करना क्या है। एंड देन इस सब के बाद हमारे चेयरमैन आके कहते हैं जी हमारे पास तो डेटा ही मौजूद नहीं है। बट हाउ कम 1948 से लेके अब तक हर डोमेस्टिक मैच का स्कोर कार्ड आपके पास मौजूद है, दैट्स डेटा। एंड यू हैव डेटा एनालिस्ट एज वेल। दे हैव डेटा एनालिस्ट एज वेल, बट बात वही है ना कि जो चेयरमैन को चीज़ कह दी गई उन्होंने आके वो कह दीजिए हमारे पास तो डेटा ही नहीं है, विदाउट इवन आस्किंग कैसे हो सकता है कि क्या स्कोर कार्ड्स नहीं है पुराने रखे हुए। बट बात यह है ना कि दूसरा आप ये देख लें कि हम बार बार रेफरेंस देते हैं जी चैंपियंस वनडे कप का। ये कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि टेस्ट मैच पे बात करने के लिए रेफरेंस पॉइंट हमारे पास एक वनडे कप है। बेहतर होता कि हम रेड बॉल क्रिकेट करवा देते। यस, उसकी वाह उतनी ज़्यादा ना होती, उसको टीवी पे उतने ज़्यादा नंबर्स ना मिलते, उसके सोशल मीडिया के नंबर्स इतने अच्छे ना आते, लेकिन एटलीस्ट आपके पास वो जो डेटा नहीं है वो शायद आ जाता कि जी रेड बॉल में इस वक्त कौन सा लड़का फॉर्म में है, कौन सा लड़का सुबह में अच्छी बैटिंग करता है, कौन सा शाम में अच्छी बैटिंग करता है, चौथे दिन में कौन सा खिलाड़ी अच्छी बॉलिंग कर लेता है, अच्छी बैटिंग कर लेता है, स्पिनर्स में क्या ऑप्शन मौजूद है। वो हमारे पास उस सूरत में हमारे पास ये वाली चीज़ आ जाती। अब हमारा
एक वनडे टूर्नामेंट खत्म हुआ, उसके बाद दूसरा वनडे टूर्नामेंट शुरू हो गया जो कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट का है। हमारी रेड बॉल क्रिकेट अभी भी शुरू नहीं हुई है, वो एक्सपेक्टेड है कि वो अगले टेस्ट मैच के दौरान शुरू होगी। सो प्लानिंग का थोड़ा फुकदान है हमारे यहाँ। यही वजह है कि हमारे पास फिर रिप्लेसमेंट्स उस तरह से नहीं आती। एंड 21st सेंचुरी में हमारे मसला ये कि हमारी 90s की टीम या वो दौर इतना अच्छा था, उस दौर में भी हम अंडर 100 भी आउट हुए हैं वनडे के अंदर, लेकिन वो चूँकि एक लोडेड विद स्टार्स टीम थी कि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट हमारी मेमोरी के अंदर वही रह जाता है। उनकी जब रिप्लेसमेंट की बारी आई तो हमें बार बार स्ट्रगल करना पड़ा। 2003 के वर्ल्ड कप के बाद हमारी आधी से ज़्यादा टीम को जो हमने क्या सकेंगे सैक कर दिया, उनकी जगह नए खिलाड़ी जब लाए तो उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू किया। तो रिप्लेसमेंट्स के हमारे मसले मसाइल हैं। हमारा अगर एक खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है तो हमें समझ नहीं आती कि इस फास्ट बॉलर की जगह किसको खिलाया जाए। स्पिनर्स के साथ हमारे साथ जो चल रहा है, ऑफ स्पिन के ऊपर क्लैम्प डाउन जो आईसीसी ने किया था उसको 10 साल पिछले माह कंप्लीट हो गए हैं। हमारे पास कोई क्वालिटी ऑफ स्पिनर उस तरह का नहीं आया हु कैन बी लाइक नेक्स्ट सकलैन और नेक्स्ट सईद अजमल। यही हाल हमारे पास स्पिन बॉलिंग का भी है। तो रिप्लेसमेंट्स के हमारे मसले मसाइल हैं। आई टोटली एग्री कि हमारे पास शोएब अख्तर जैसा कोई बॉलर नहीं आया, हमारे पास सईद अजमल जैसा कोई नहीं आया, हमारे पास बहुत सारे ऐसे नाम हैं। उमर गुल की अगर मैं बात करती हूँ, मतलब वी हैड सो मेनी ऑप्शंस, लेकिन आज हमारे पास गिनी चुनी ऑप्शंस भी नहीं है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हाँ यार ये जब खेलता है तो ये उस वक्त की याद दिला देता है। तो वो एक हमारे पास डेफिनेटली एक फुकतान तो नज़र आता है। अजलान, अगर अभी हम देखते हैं क्योंकि कैप्टेंसी जो है वो बहुत अच्छी हो रही है शान मसूद की जानिब से, जिस तरह से बैटिंग भी हुई एज ए कैप्टन उन्होंने रन्स बहुत अच्छे किए हैं। सो मेरे मुताबिक ये है कि बॉलर्स का आना और अभी तक 3 विकेट्स निकालना इट वाज अ गुड साइन कि हम कह सकते हैं कि हाँ थोड़ी मुश्किल है, लेकिन तकरीबन आप समझ लें कि 270 समथिंग रन्स जो हैं वो बाकी हैं। जो रूट ने जिस तरह से क्रीज को ऑक्यूपाई किया हुआ है बहुत साउंड नज़र आ रहे हैं, वो काफ़ी हद तक बेहतर नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि शान मसूद की कैप्टेंसी जो जिस तरह से वो अभी फील्ड प्लेसमेंट और सब चीज़ें कर रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं? इज़ इट गुड, इज़ इट बेटर देन बांग्लादेश? देखें, शान मसूद की कैप्टेंसी की तारीफ जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ चल रही थी, जब ऑस्ट्रेलिया से ऑब्वियसली हम तीनों मैचेस हार गए थे, लेकिन वहाँ पे भी की जा रही थी कि बड़े अनकन्वेंशनल फील्ड प्लेसमेंट है, बॉलिंग चेंज बड़ी इंटरेस्टिंग करते हैं। सो वो एक तारीफ चलती हुई आ रही थी। वो चीज़ बांग्लादेश सीरीज़ में मिसिंग थी, जिस पे लोगों ने पॉइंट आउट भी किया कि बहुत डिफेंसिव हो जाते हैं एंड ऑल। सो वो चीज़ थी। अभी इस मैच में वो फैक्टर नज़र आ रहा है कि वो दोबारा से उसी तरह से थोड़े से अटैकिंग माइंडसेट के साथ फील्ड प्लेसमेंट उस तरह की है। एंड ऑल्सो जो चीज़ जो फैक्टर बहुत बड़ा है कि ही हैज़ रन्स ऑन द बोर्ड हिमसेल्फ, उसका कॉन्फिडेंस भी है। और वो थोड़े रन्स नहीं थे, 150 प्लस उन्होंने स्कोर किया था, 151। सो उसका फैक्टर भी है कि उससे उनका कॉन्फिडेंस जो एज ए बैटर और क्वेश्चन मार्क्स थे वो बहाल हुआ है कि इट कैन बी डन, कि ज़्यादा बड़े स्कोर किए जा सकेंगे, इट्स नॉट एन इशू। एंड उसका फिर असर आपकी एज ए कैप्टन भी नज़र आता है, बिकॉज आप जितने मर्जी मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर हों, जब आपकी अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस जो है वो क्वेश्चन मार्क होती है ना, तो उसका फिर असर आपकी कप्तानी पर आता है। चाहे आप अच्छी कप्तानी कर रहे हो, मैचेस भी जीत रहे हो, लेकिन सवाल फिर यही आ रहा होता है कि यार सिर्फ टीम में शायद इसीलिए कि ये कप्तान है। उस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी परफॉर्मेंस से पहले ये वाला सवाल तो ख़त्म कर दें कि अब इस पे कोई बात नहीं होगी कि मेरी बैटिंग प्रोएस किस किस्म की है, मैं स्कोर करता हूँ नहीं करता हूँ, इस पे बात नहीं होगी, बिकॉज वो मैंने स्कोर करके दिखा दिया। अब अगली कहानी है कि जी मैं कैप्टन कैसा हूँ। सो वो जब दोनों चीज़ें आपने एक वक्त में साबित करनी है तो उसका प्रेशर होता है। वो जितने मर्जी आप मेंटली स्ट्रांग हो, मतलब आप जितनी मर्जी अच्छी तैयारी करके आ जाएं, अगर इम्तिहान में सवाल मुश्किल आ जाए तो वो आपको एक दफ़ा तंग ज़रूर करता है। सो वो वाली चीज़ यहाँ पर भी है। बिल्कुल सही बात है। उम्मीद करते हैं कि अच्छी सूरत हाल हो। पाकिस्तान ने जितने रन्स ऑन बोर्ड बनाए हैं, अच्छे रन्स हैं, बहुत अच्छे रन्स हैं। इंग्लैंड अगर अपनी उसी स्ट्रेंथ के साथ जाता है जिस स्ट्रेंथ के साथ वो हमेशा से डोमिनेट करते आए हैं, तो वो भी फिर इस चीज़ को जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर तरीके से ऑक्यूपाई भी कर सकते हैं। एक प्रेडिक्शन होती है, मैं सबसे आजकल यही पूछ रही हूँ, बिकॉज टेस्ट मैच भी ऐसे लग रहा है जैसे ये तो 5 दिन का नहीं 10 दिन का टेस्ट मैच है। तो जिस हिसाब से पहले रन्स होते रहे और उसके मतलब अभी भी स्टिल, तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? विच टीम इज़ मोर स्ट्रॉन्गर राइट नाउ, इंग्लैंड या पाकिस्तान? डोमिनेट कौन सी टीम कर सकती है? जब तक इंग्लैंड लीड नहीं ले लेता, नहीं कहा जा सकता कि जी इंग्लैंड के चांसेस ज़्यादा हैं। जब तक वो लीड नहीं ले लेते, लीड लेने के बाद कहा जा सकता है कि हाँ अब इंग्लैंड के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, वो इस वक्त उनकी बैटिंग बड़ी स्टेबल चल रही है, जो भी प्लेयर आ रहा है वो स्कोर किए जा रहा है। ओली पॉप हैज़ बीन अनलकी कि उन्होंने कोई स्कोर नहीं किया, उसके अलावा जितने भी बैटिंग करने हैं सबने स्कोर किया। लीड लेने के बाद कहा जा सकेगा कि हाँ अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल शुरू हो जाएगी। पहले हमने ये स्कोर मीट करना है, फिर हमने टारगेट सेट करना है, एंड देन
इवेंचुअली मे बी आखिरी दिन या उससे कुछ पहले उनको बैटिंग देनी है। उससे पहले तक प्रिटी सर्टन के पाकिस्तान के पास अपर हैंड अभी तक तो है, बिकॉज ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट है, पार्टनरशिप्स लगनी है, वो होगा, लेकिन अभी तक तो है। मे बी ये टेस्ट मैच ड्रॉ की तरफ चला जाए। अभी मुझे इंग्लैंड जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा। एज वी स्पीक नाउ मुझे इंग्लैंड जीतता हुआ नजर नहीं आ रहा। राइट, यानी कि ड्रॉ की काफ़ी ज़्यादा जो है वो है, एक प्रोडिक्शन ज़्यादा जो है वो ड्रॉ की तरफ से है। क्रिस वोक्स आई गेस के सेंचुरी उनकी नहीं हुई थी, या सेंचुरी उनकी हो गई थी? अभी तक किसी भी प्लेयर की इंग्लैंड की तरफ से सेंचुरी नहीं हुई है, सेंचुरी नहीं हुई है अभी तक। और जो रूट इज क्लोज टू मेक अ सेंचुरी, अभी अगर मैं देखती हूँ तो मतलब एक बेन डकेट वाज अबाउट टू मेक अ सेंचुरी, बट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये जो रूट की पहली सेंचुरी होगी हमारे खिलाफ, यानी कि हमारी होम ग्राउंड्स में या वैसे भी ओवरऑल। मेरा इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मतलब इफ माय मेमोरी सर्व्स मी करेक्ट, तो अभी तक इनकी कोई सेंचुरी नहीं है पाकिस्तान की। 50 बहुत है। 7 मैचेस के फेलियर के बाद अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी हो गई, शान मसूद की 4 साल बाद सेंचुरी हो गई है, तो फिर तो कह सकते हैं कि जो रूट की भी हो सकती है। क्वालिटी प्लेयर तो है ना, सबसे ज़्यादा 50 उसके हैं हमारे खिलाफ एज एन इंग्लैंड बैटर के वो टॉप बैट्समैन हैं और उनके 12,400 कुछ रन हैं। तो मतलब जो रूट डेफिनेटली बहुत अच्छा बैट्समैन है। एंड दिस जो रूट 2.0 जो कि 2021 ऑनवर्ड्स खेलता हुआ आ रहा है, वो बहुत एक्साइटिंग प्लेयर है। मतलब कुछ लोगों को पसंद नहीं है कि आउट पटांग शॉट्स मारता रहता है, लेकिन वो जो उसका मसला था कि वो स्कोर करता था, बड़ा स्कोर कन्वर्ट नहीं कर पाता था, उसने उस मसले को ओवरकम कर लिया एंड ही इज स्कोरिंग रन्स ऑन द बोर्ड। 12,000 रन बना लिए, इंग्लैंड की जीत के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। वो कैसे कर रहा है वो नहीं होना चाहिए। देयर आर टू थिंग्स व्हेन यू गिव अ टास्क टू समवन के देयर इज अ हाउ पार्ट एंड देयर इज अ व्हाट पार्ट। आपको वर्ड पार्ट के साथ मतलब होना चाहिए कि वो स्कोर कर रहा है, मैच जितवा रहा है, कैसे कर रहा है वो उसकी सरदर्द है। वो लेट के खेले, एक टांग पे खेले, वो उसकी सरदर्द होनी चाहिए। जैसे मैं कहती हूँ कि शाहीन जो है ना वो विकेट टेकर है, उसको विकेट निकालनी है। अब वो किस तरह से निकाल रहा है, क्या कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, नहीं कर रहा है, बट उसका मकसद ये है कि उसने विकेट निकालनी है। सो वो ये है कि आप देखते हैं कि डेफिनेटली शाहीन आफरीदी की भी प्रेजेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा अजलान, एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि क्योंकि मुझे क्रिकेट क्वालिटी में ज़्यादा पसंद आती है, सो अगर हम बात करें तो इंडिया और बांग्लादेश की भी T20 सीरीज़ आज है और वो भी एक इंटरेस्टिंग मैच होगा। इससे पहले जो टेस्ट मैच इंडिया ने खेला है बांग्लादेश के खिलाफ, वो डेफिनेटली बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था। और अभी T20 सीरीज़ हैं, उस हवाले से क्या कहेंगे? जो टेस्ट के अंदर T20 पैदा कर सकते हैं, वो T20 में T10 करना उनके लिए तो कोई बड़ा मसला नहीं होगा। कोई मसला नहीं होगा। देखें, अगेन वही वाली बात आ जाती है ना कि जब आप कंसिस्टेंटली अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, जीतते हुए आ रहे हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल और फिर आपकी एग्जीक्यूशनल स्किल आपके जो है ना वो बहुत नॉचेज आप चले जाते हैं। जो हमने अब वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग शॉट चल रहा है, वो जो हार्दिक पांड्या ने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा उसको मारने के बाद। मतलब आपके कॉन्फिडेंस का ये लेवल हो गया कि आई डोंट बॉदर, मुझे पता है वो कितनी दूर गई होगी, ठीक है। तो वो उस एटीट्यूड के साथ खेल रहे हैं। इस एटीट्यूड के साथ आप ऑपोजिशन पे ऊपर अपना साइकोलॉजिकल एडवांटेज किस किस्म का रखते होंगे, आप उसका अंदाज़ा लगा लें। दूसरा, उन्होंने जिस तरीके से वो टेस्ट मैच जीता है, वो एक आप ये देखें ना कि इस वक्त उनका जो थिंक टैंक है वो किस किस्म का थिंक टैंक है। दे हैव 2 ऑफ लेट्स से द ग्रेटेस्ट बैटर्स ऑफ मॉडर्न एरा और फॉर दैट मैटर ऑफ ऑल टाइम, विराट कोहली और रोहित शर्मा। एंड देन दे हैव अ हेड कोच जो कि बहुत अग्रेसिव माइंडसेट के साथ आते हैं, गौतम गंभीर, हु वाज अ वेरी लड़ाका बैट्समैन। यही कहा जाता था कि वो हर बंदे से लड़ पड़ता है। लाइक उसकी बैटिंग इस तरह की है कि वो ऐसे लग रहा है कि वो लड़ रहा है। सो दे हैव अ लड़ाका बैटर टर्न्ड हेड कोच जिसको कभी मौका नहीं मिला कप्तानी करने का। तो वो इस किस्म के एक कम्बिनेशन के साथ जब आप एक ड्रेसिंग रूम लेके चल रहे हैं, देन यू हैव चैम्पियन प्लेयर्स इन एवरी रोल। जसप्रीत बुमराह, यू हैव जसप्रीत बुमराह, जिस तरह से उन्होंने टेस्ट मैच में बॉलिंग की, अश्विन का जो रोल था, और उसके बाद उनके पास इतना टैलेंट पूल है कि वो एक वक्त में 2 टीमें बनाकर भी खेले हुए हैं, खेल सकते हैं। सो वो वाला फैक्टर है। बांग्लादेश के लिए एक चीज़ है कि वो जिस कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान के बाद वहाँ गए थे, थोड़ा बहुत हमें डिस्प्ले भी हुआ, लेकिन वो जिस तरह से काउंटर हो गया वो मतलब क्या सके, मतलब वो कह रहे होंगे कि यार पाकिस्तान से हमें बाहर जाने का मौका मिलता ही ना। मतलब उनके बॉलर सोच रहे होंगे ना कि भाई एक हफ्ता पहले तो मैं लिली थॉमसन था, अब मेरे साथ क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड देन महमूदुल्लाह वुड बी अ फैक्टर कि उसका अनाउंस करना कि मैं टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट, सॉरी T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा हूँ। सो ही मेरे ख्याल में
एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्लेयर जिसको बांग्लादेश ने उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। हर वो मैच जो बांग्लादेश क्लोज आकर हारा है उसमें आपको नज़र आएगा कि महमूदुल्लाह की कंट्रीब्यूशन थी और वो ऐसे नंबर पे बैटिंग करने आया था कि अगर उसको थोड़ा ऊपर भेजा जाता तो वो शायद मैच जिता जाता। सो बांग्लादेश के अंदर भी ये वाले मसले हैं कि ये फलाने सूबे का है, ये बाय एथनिसिटी बंगाली है या नॉन बंगाली है। डू यू थिंक कि हमारी क्रिकेट में ये भी मसले हैं? इतने एविडेंट नहीं है, बट हाँ हमारे यहाँ वो रीजनल वॉर तो है और वो हर जगह है। इंडिया में मुंबई दिल्ली है, बांग्लादेश में ढाका नॉन ढाका है। लीग से भी आती है ना ये चीज, मतलब आईपीएल पीएसएल, वो भी कहीं ना कहीं उसका भी एक उसका एक फैक्टर होता है। आपको ये फैक्टर एक अरसे तक इंडियन क्रिकेट में नज़र आ रहा था कि वही खिलाड़ी जब कैप्टन होते हैं या किसी और फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हैं तो उनके लिए दोबारा जाके टीम में वो एटीट्यूड्स को नॉर्मल लेवल पर लेके आना कि ये कल तक ये मेरा राइवल कैप्टन था, आज ये मेरे साथ खेल रहा है, तो वो फैक्टर है। वो मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ स्टीवन जेरार्ड की किताब का कि जब इंग्लैंड की फुटबॉल टीम की गोल्डन जनरेशन चल रही थी तो लैम्पार्ड से मैं बात नहीं करता था बिकॉज वो किसी और क्लब के लिए खेलता था और मैं किसी और क्लब के लिए खेलता था और हमारी बातचीत नहीं होती, तो हमें इंग्लैंड के लिए एक ही टीम के लिए खेलना पड़ता था। सो यही वजह थी कि जो गोल्डन जनरेशन थी जिसमें आप कह लें कि 1 से लेकर 32 तक सब सुपरस्टार्स थे, लेकिन उस गोल्डन जनरेशन ने इंग्लैंड के लिए कुछ भी नहीं जीता। अरे यानी राइवलरी आपको जो है वो आपसी राइवलरी जो है वो आपको जो है वो किसी रिजल्ट तक नहीं लेकर जाती है। अज़लान, कैप्टन जैसे आपने कहा कि गौतम गंभीर क्योंकि एक एग्रेसिव माइंडसेट के साथ वो लेकर चल रहे हैं और उनको मौका नहीं मिला, और बहुत खूबसूरत बात आपने यानी हाईलाइट करवाई है डेफिनेटली। तो आज वो जिस तरह की क्रिकेट को लेकर जाएंगे वो एक अलग ही तर्ज की क्रिकेट होगी। मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद आने वाले वक्त में जहाँ ऑस्ट्रेलिया का हम नाम लेते हैं कि वो चैंपियंस हैं, इंडिया कुड बी द चैंपियन। इंडिया एक मुश्किल टीम जो है वो हो सकती है तमाम कंट्रीज। आई थिंक वो बन गए हैं। आई थिंक देयर टाइम इज नाउ। वो जो हम एक क्लाइव लॉयड वाली वेस्ट इंडीज और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं जो उनकी एक रिजीम थी, आई थिंक दिस इज द सेम लेवल ऑफ इंडिया राइट नाउ। क्लाइव लॉयड की वेस्ट इंडीज एंड ऑस्ट्रेलिया ऑफ डिफरेंट एराज, वो चाहे चैपल वाली हो, देन स्टीवा वाली हो, देन रिकी पॉन्टिंग वाली हो। तो आई थिंक ये वाला जो एरा चल रहा है इंडियन क्रिकेट का, बिकॉज आप कंसिस्टेंटली देखें, ठीक है ना, ट्रॉफीज तो एक ही जीती ना, लेकिन कंसिस्टेंटली फाइनल में क्वालिफाई करते हुए आना नज़र आ रहा है कि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक फाइनल में क्वालिफाई कर लिया और फिर अगले 2 साल तक हमने उस फाइनल का सुनना है कि जी हमने फाइनल खेला हुआ है। और मे बी 10 years डाउन द लाइन किसी को याद भी नहीं होगा कि फलाना फाइनल खेला कौन था, ये जरूर याद होगा कि जीता कौन था। और दूसरा ये कि मतलब कहाँ हम पैदा भी नहीं हुए हैं और उस वक्त का वर्ल्ड कप ही हमारे ज़हन में है कि हाँ आया तो था ना। नहीं, मैं था उस वक्त, लेकिन चले मैं नहीं थी। खैर ये कि वो चीज़ें अब आप लेकर चलेंगे आगे कंटिन्यूसली कि आप वहाँ तब आया था यार, मतलब क्या है, हमने तो नहीं देखा ना वो एरा। मतलब अगर मैं बात करूं, हम लोग तो अभी भी मिस करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ी ट्रॉफी कोई ऐसी चीज़ आए। लेकिन ये कि कैप्टन अगर हम देखते हैं, कैप्टन क्योंकि हमें भी एग्रेसिव कैप्टन नहीं होना चाहिए हमारा, स्पेशली अगर मैं ओडीआई और T20 की बात करती हूँ। मोहम्मद रिजवान का नाम लिया जा रहा है। मोहम्मद रिजवान के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जो एक ज़्यादा नज़र है कि वो कैप्टन हो सकते हैं, इट इज़ बिकॉज के वो बहुत काम है। डोंट यू थिंक कि बहुत काम हो चुके हैं हम लोग? फ़खर जमान जो है वो एक ज़्यादा अच्छी ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि हमारे कहने से वैसे तो होना कुछ नहीं है, ये सब फैसले तो हो चुके हुए हैं, लेकिन ये कि एक राय तो होती है ना। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका एक पर्सनल आउटलुक और एक होता है हाउ यू कंडक्ट। लाजमी नहीं है कि अगर मैं दिखने में बहुत काम हूँ तो मेरी स्ट्रैटेजी, मेरा काम करवाने का तरीक़ाकार और उसकी आउटपुट जो है वो भी काम ही हो। मे बी वो जैसा इंज़माम के बारे में कहा जाता था कि वो जैसे भी थे, एक किसी नॉन पाकिस्तानी खिलाड़ी ने कहा था कि ये खासा एग्रेसिव कैप्टन है, इंटायरली ऑपोजिट टू जो इसके बारे में कहा जाता है कि वो दिखने में ऐसे हैं, लेड बैक हैं एंड ऑल, वो उनका डेमोना, लेकिन ही वाज वेरी एग्रेसिव कैप्टन। ये किसी हैव एन एग्जांपल ऑफ सरफराज अहमद एज वेल, ही वाज वेरी काम आउटसाइड द फील्ड एंड ही वाज वेरी एग्रेसिव इनसाइड। हाँ, वो चुलबुले से तो हैं बट वो वेरी एग्रेसिव एज अ कैप्टन। सो रिजवान के केस में ठीक है, वो एक काम पर्सनैलिटी है और उनके पर्सनैलिटी के और मसले मसाइल होंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर आप नंबर्स की बात करें, एज ए कैप्टन ही हैज़ डिलीवर्ड मल्टीपल टाइम्स कंसिस्टेंटली मुल्तान सुल्तान्स को फाइनल तक लेके आना एंड एक ट्रॉफी भी जितवाना। पोस्ट 2020 सबसे कंसिस्टेंट टीम जो है वो मुल्तान सुल्तान्स रही है। 2021 ऑनवर्ड्स रिजवान उसके कैप्टन रहे हैं। 2022 में भी वो 2023 में भी वो 2024 में भी वो 2025 में भी वो 2026 में भी वो 2027 में भी वो 2028 में भी वो 2029 में भी वो 2030 में भी वो 2031 में भी वो 2032 में भी वो 2033 में भी वो 2034 में भी वो 2035 में भी वो 2036 में भी वो 2037 में भी वो 2038 में भी वो 2039 में भी वो 2040 में भी वो 2041 में भी वो 2042 में भी वो 2043 में भी वो 2044 में भी वो 2045 में भी वो 2046 में भी वो 2047 में भी वो 2048 में भी वो 2049 में भी वो 2050 में भी वो 2051 में भी वो 2052 में भी वो 2053 में भी वो 2054 में भी वो 2055 में भी वो 2056 में भी वो 2057 में भी वो 2058 में भी वो 2059 में भी वो 2060 में भी वो 2061 में भी वो 2062 में भी वो 2063 में भी वो 2064 में भी वो 2065 में भी वो 2066 में भी वो 2067 में भी वो 2068 में भी वो 2069 में भी वो 2070 में भी वो 2071 में
रिसेंटली हमने उनको मार्कोर की कप्तानी करते हुए भी देखा। मार्कोर वैसे भी बड़ी एक जर्मैनिक किस्म की टीम थी कि जिस तरह जर्मन वॉर मशीनरी होती है कि मुझे नहीं परवाह यंग प्लेयर हैं कौन से हैं, मुझे टूर्नामेंट जीतना है। वो क्लासिक मिसबा माइंडसेट उसमें नज़र आ रहा था। सो वही चीज़ रिजवान की केस में है। फ़खर कैन बी ए गुड ऑप्शन, बट इज़ ही एज सक्सेसफुल ऑफ अ कैप्टन एज रिजवान इज़ इन डोमेस्टिक क्रिकेट? नो, ही हैज़न्ट बीन। उनको लाहौर कलंदर्स की कप्तानी दी गई थी और बहुत बुरे तरीके से वो टाइम था 2019 वाला, बिकॉज उस एक सीज़न के अंदर को मैं पौने दर्जन कप्तान चेंज हुए थे लाहौर कलंदर्स के। अजरा तफनन कह रहा हूँ, हफीज़ वाज अनाउंस्ड एज ए कैप्टन, ही गॉट इंजर्ड। AB डिविलियर्स वाज अनाउंस्ड एज ए कैप्टन, वो पाकिस्तान आए नहीं। फिर फ़खर जमान को कप्तान बनाया गया और वो बहुत बहुत बुरा रन था। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उनकी कप्तानी का तजर्बा उतना अच्छा नहीं है। हाँ, एग्रेसिव माइंडसेट, मेंटली स्ट्रॉन्ग, बिकॉज कई दफ़ा हम जिस तरह बाबर पे तनकीद हो रही है कि स्कोर नहीं कर रहा, बुरी फॉर्म चल रही है, फ़खर पे भी होती है। और फ़खर उसके बाद आई थिंक आई कैन से दैट बड़ा डैडी किस्म का कम बैक करता है वो। 100+ टाइप सिचुएशन, वो मतलब उसका जो कम बैक होता है ना वो बहुत तगड़ा होता है कि वो फिर बंदा कहता है अच्छा यार ठहर जाओ। जिस तरह उसकी बुरी फॉर्म चल रही हो तुम कहते हैं यार हमने इसको ओवर हाइप कर दिया है, तो जब वो उसका कम बैक होता है फिर हम कहते हैं नहीं यार इसके जब बुरा वक्त चल रहा था ना हम ही कुछ ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे थे। तो उस तरह आई थिंक इस सब में इफ़ नॉट रिजवान देन हारिस कैन बी अ गुड बैट। आई डोंट थिंक सो। फॉर T20 क्रिकेट एक बोल्ड मूव होगी अगर आपने 5 साल आगे का सोचना है, तो ही कैन बी अ गुड बैट। आप ये देखें ना कि जो एक फाइनल हमने खेला था 2022 वाला, उस फाइनल तक पहुंचाने में हारिस की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा थी। उसकी उस इनिंग्स से पहले हमारा बहुत बुरा हाल था। उसकी उस इनिंग्स ने हमारी कैसे पंजाबी में कहते हैं जून बदल दी थी, तो उसकी उस इनिंग्स में वो किया था। हारिस के लिए अच्छा टेस्ट होगा जो इमर्जिंग एशिया कप आ रहा है। दैट कैन बी वो एक अच्छी एक क्या कह लें एग्जांपल, एक बेंचमार्क सेट कर देगा कि हाउ गुड ही डज दैट देयर। चलें लेट्स सी कि कैप्टन हमारे लिए कौन कंसीडर होता है, किसको मौका मिलता है, और ये जो क्वेश्चन मार्क है, एक जो खाली जगह है, इसे कौन पुर करता है। खैर थैंक यू सो मच शहजान फॉर ज्वाइनिंग अस, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आपको ज्वाइन करेंगे 4 PM, तब तक रिजल्ट्स भी थोड़े बहुत सामने आ चुके होंगे, सो मैं ज्वाइन कीजिएगा। बाय बाय।